नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए 9वां जो अध्याय है एंजाइम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमने एंजाइमों के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जो हैं उनका अध्ययन हमने किया था, जिसमें एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम अणु जो हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है या किन किन पदार्थों से वो मिलकर बने होते हैं, जिसमें होलो एंजाइम या पूर्ण क्रियाशील एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम जो उसका प्रोटीन भाग होता है और एक सहकारक जो उसका अप्रोटीन भाग होता है, किस प्रकार से वो मिलकर एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये पढ़ा था। एंजाइमों की खोज से संबंधित जो उनका इतिहास रहा है उनके बारे में जानकारियां हमने की थी। और इसके बाद में एंजाइम अणु जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं या एंजाइम की विशेषताएं क्या होती हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। अब एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में यदि हम पढ़ें तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये ध्यान में रखोगे कि एक एंजाइम अणु जो है वो प्रोटीन से निर्मित अणु होता है। उसका मुख्य भाग जो है वो प्रोटीन भाग होता है और इस प्रोटीन भाग पर कई सारे ऐसे स्थल पाए जाते हैं, विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं, जहां पर आकर क्रियाकारक अणु उनके साथ में जुड़ते हैं और उनके बाद में इन क्रियाकारकों में बदलाव होता है और ये उत्पाद में बदले जाते हैं। इन स्थलों को हम कहते हैं सक्रिय स्थल। तो एंजाइम अणु पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं और ये सक्रिय स्थल जो हैं इन्हीं के द्वारा एंजाइम जो है वो अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है या सक्रिय स्थल जो है वो क्रियाशीलता दर्शाते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब ये सक्रिय स्थल जिन कारकों से प्रभावित होते हैं वही कारक एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे। तो इनमें सबसे पहला जो कारक है वो है तापक्रम। अब हमने कल पढ़ा था एंजाइम के गुणों में कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और प्रोटीन जो है वो ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं या प्रोटीन अणु ताप के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। सामान्य स्थिति में यदि हम देखें तो कोई भी एंजाइम जो है उसकी क्रियाशीलता के लिए जो अनुकूलतम तापक्रम है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। यानी इसके मध्य, इस तापक्रम के मध्य या तापक्रम की ये जो परास या रेंज है, इसके मध्य एंजाइम जो हैं वो सही प्रकार से क्रियाशीलता दर्शाते हैं या अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। यदि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम हो तो उस स्थिति में एंजाइम अणु जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और प्रोटीन अधिक ताप पर विकृत हो जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि अधिक तापक्रम पर प्रोटीन विकृत होने लगते हैं, जिसके कारण से एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आती है और 50 डिग्री सेल्सियस वगैरह तक तापमान यदि पहुंच जाए तो एंजाइम अणु पूरी तरह से नष्ट ही हो जाते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता पूरी तरह से रुक भी जाती है। इसलिए उच्च तापक्रम पर जीव जंतु जो हैं या पादप वगैरह जो हैं वो जीवित नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके एंजाइम ही काम नहीं करते हैं, वही नष्ट हो जाते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से यदि कम तापक्रम होता है तो भी एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है और एंजाइमों की क्रियाशीलता जो है वो कम होने लगती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर भी एंजाइम क्रियाशीलता कम होती है। 35 डिग्री से अधिक तापक्रम हो तब भी क्रियाशीलता में कमी आती है। लेकिन ये चीज देखी गई है कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी इस रेंज के बीच में तापक्रम रहे तो हम हर 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जो बढ़ाएंगे उस तापक्रम के वृद्धि के साथ साथ एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो दुगुनी हो जाएगी। मान ले 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम जो हैं वो जितनी भी क्रियाशीलता दर्शा रहे हैं, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हमने किया, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में हमने वृद्धि की, तो उसके कारण से एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो 2 गुनी हो जाती है। तो इसके आधार पर हम सीधी सी चीज ये कह सकते हैं कि एंजाइमों की क्रियाशीलता 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य अधिकतम होती है या ये अनुकूलतम ताप होता है एंजाइम के लिए, और इस परास के मध्य तापक्रम 20 से जैसे 30 कर दिया, 22 से जैसे 32 कर दिया, 25 से 35 कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ाया तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो जस्ट दुगुनी हो जाती है। तो ये तापक्रम का प्रभाव जो है वो हमने पढ़ा। इसके बाद में दूसरा कारक जो इसे प्रभावित करता है वो है पीएच मान। पीएच का मान जो है वो कितना है यह भी प्रभावित करेगा। एंजाइम जिस माध्यम में काम करते हैं, यानी एंजाइम कोशिका में या कोशिका द्रव्य में कार्य करते हैं, वहां पर उस कोशिका द्रव्य की पीएच कितनी है
या एंजाइम जहां पर उपस्थित है उस वातावरण की पीएच कितनी है उसके ऊपर एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो निर्भर करती है। यहाँ पर बहुत कम पीएच पर या बहुत अधिक पीएच पर एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो भी कम हो जाती है या उस क्रियाशीलता में कमी आती है। एंजाइम की कार्यशीलता के लिए या एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए यदि हम देखें तो अनुकूलतम पीएच जो है वो लगभग उदासीन पीएच के आसपास 5 से 7.5 5 से 7.5 पीएच का मान यदि रहता है तो इस पीएच के मध्य एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। या एंजाइम के लिए अनुकूलतम पीएच जो है वो कितनी है, 5 से 7.5। इससे कम होगी पीएच यानी अधिक अम्लीय माध्यम होगा तो भी एंजाइमों की क्रियाशीलता में कमी आएगी, और 7.5 से ऊपर यदि पीएच का मान बढ़ेगा यानी क्षारीयता में वृद्धि होगी तो भी पीएच के मान में कमी आएगी। इसके बाद में तीसरा जो है वो है क्रिया कारकों की सांद्रता। क्रिया कारक क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पर क्रिया कारक क्रिया करने वाले पदार्थ हो गए, इसलिए उनकी जो सांद्रता है, क्रिया कारकों की सांद्रता यानी उनकी जो मात्रा है वो भी एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। क्रिया कारक एंजाइम के साथ में जुड़ते हैं और फिर उत्पाद में बदलते हैं, तो एंजाइम के साथ में जुड़ने वाले, एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर जुड़ने वाले क्रिया कारक कितने हैं उसकी सांद्रता इसे प्रभावित करेगी। अब इस आधार पर देखें तो क्रिया कारकों की सांद्रता एंजाइम क्रियाशीलता के आधार पर या एंजाइम की मात्रा के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। एक कम या न्यून मात्रा क्रिया कारकों की, दूसरी जो है वो है ऑप्टिमम या अनुकूलतम मात्रा, और या पर्याप्त भी कह सकते हैं इसको, पर्याप्त मात्रा, और एक जो है वो क्या है, अधिक मात्रा। अब यहाँ पर पहली स्थिति में देखें यदि क्रिया कारकों की सांद्रता कम हो, पर्याप्त से कम रहे, तो उस स्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो भी कम होती है। हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम अणु जो है वो बड़े अणु होते हैं और उनकी सतह पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। यहाँ हमने डायग्राम में केवल एक दिखाया, लेकिन इस तरह के हजारों लाखों सक्रिय अणु होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक एंजाइम अणु पर 100 सक्रिय स्थल हैं, यानी उसके ऊपर 100 क्रिया कारक जुड़ सकते हैं, लेकिन क्रिया कारकों की सांद्रता जो है वो 100 से कम है। मान लें क्रिया कारक 50 ही हैं, तो इसका मतलब 50 सक्रिय स्थल जो है वो खाली रह गए और उस कारण से एंजाइम जो है उसकी क्रियाशीलता भी कम हो गई। अब हम क्रिया कारकों की मात्रा बढ़ाएं और उनकी सांद्रता 50 मोल से 60 मोल, 70 मोल, 80 मोल इस तरह से करते जाएं, तो सक्रिय स्थल जो फ्री पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनके ऊपर क्रिया कारक जुड़ते जाएंगे और क्रियाशीलता जो है या अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसे आएगी जब क्रिया कारकों की सांद्रता जो है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है, यानी इसके ऊपर 100 सक्रिय स्थल हैं और एंजाइमों की क्रियाशीलता भी 100 हो जाती है। तो उस स्थिति में जाकर एंजाइमों की क्रियाशीलता अधिकतम मान पर आ जाती है। उसके बाद में हम क्रिया कारकों की मात्रा बढ़ाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिक्रियाशीलता पर, यानी पर्याप्त मात्रा से अधिक यदि हम क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाएं तो फिर अभिक्रिया की दर में वृद्धि नहीं होती। यदि मात्रा न्यून है तो अभिक्रिया की दर भी न्यून होती है। क्रिया कारकों की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर बढ़ती है। एक निश्चित स्तर पर आने के बाद में अभिक्रिया की दर जो है वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि क्रिया कारकों की मात्रा पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाती है। जितने सक्रिय स्थल होते हैं उन सभी सक्रिय स्थलों पर क्रिया कारक जुड़ जाते हैं। फिर हम चाहे क्रिया कारक की मात्रा बढ़ा दें तो भी अभिक्रियाशीलता में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बाकी जो बढ़े हुए क्रिया कारक हैं उनके जुड़ने के लिए एंजाइम पर सक्रिय स्थल ही नहीं है, मुक्त सक्रिय स्थल नहीं है, इसलिए जुड़ने के लिए जगह ही नहीं है, तो एंजाइम जो है वो अपनी क्रियाशीलता भी प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके बाद में एक चौथा और कारक जो है उसका अध्ययन हम करें, वो है एंजाइम की खुद की सांद्रता। एंजाइम सांद्रता जो है वो भी एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। सामान्य स्थिति में यह देखा जाता है कि एंजाइम जैसे एक विलयन में जहां क्रिया हो रही है उस मध्य में जो एंजाइम हमने डाले हैं, एक एंजाइम का अणु हमने मान लिया डाला है, उसमें 100 सक्रिय स्थल हैं और उसमें हमने जो क्रिया कारक मिलाए हैं वो 100 से ज्यादा है, लेकिन एंजाइम कम होने के कारण से क्रियाशीलता जो है वो स्थिर अवस्था पर आकर रुक जाती है। उसके बाद में हम क्या करें, उसमें एंजाइम और डाल दें, तो इसका मतलब
एंजाइमों की सांद्रता बढ़ा दी तो जो बचे हुए क्रियाकारक हैं वो भी उनसे जुड़ जाएंगे और अभिक्रियाशीलता में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं यदि क्रियाकारक पर्याप्त मात्रा से अधिक हों, ये स्थिति आवश्यक है यहाँ पर, क्रियाकारक के पर्याप्त मात्रा या अधिकतम मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा से अधिक हों कोने क्रियाकारक, तो उस स्थिति में एंजाइमों की क्रियाशीलता, एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रियाशीलता की दर जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। एक और कारक जो इसको प्रभावित करता है वो है अंतिम उत्पाद या उत्पाद जो होते हैं उनकी सांद्रता। अब ये प्रभाव जो है आप रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, उनके अनुसार ये है सीधा सा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें जैसे जैसे क्रियाकारकों की सांद्रता कम होगी तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी, और उत्पादों की सांद्रता जो बढ़ेगी तो वो अभिक्रिया की दर में कमी उत्पन्न करेगी। तो उत्पादों की सांद्रता में यदि वृद्धि होती है तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है उसमें क्या आती है, कमी आती है। यह उत्पादों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर एंजाइम की क्रियाशीलता जो है उसमें कमी आती है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण कारक जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं वो हैं एंजाइम संदमक या एंजाइम विष। ये कोशिका में पाए जाने वाले विशेष तरह के पदार्थ होते हैं या बाहर से प्रवेश करने वाले विशेष तरह के पदार्थ होते हैं। ये कुछ रासायनिक अणु होते हैं जो एंजाइमों के सक्रिय स्थलों पर जुड़ जाते हैं। अभिकारक नहीं होते, अभिकारक नहीं है, लेकिन अभिकारकों के साथ साथ ये उपस्थित हों तो ये एंजाइमों के सक्रिय स्थल पर जुड़ जाएंगे। और सक्रिय स्थल जो हैं वो अभिकारकों के जुड़ने के लिए होते हैं या क्रियाकारकों के जुड़ने के लिए होते हैं। इनके जुड़ने के कारण से सक्रिय स्थल जो है वो क्या हो गए, एक तरह से बंद गए या सक्रिय स्थल जो है वो भर गए, और उसके कारण से सक्रिय स्थलों की मात्रा कम हो गई। सक्रिय स्थलों में कमी होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता जो है उसमें कमी आती है। तो हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे रसायन या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम के साथ जुड़कर उसके सक्रिय स्थलों को भर देते हैं या सक्रिय स्थलों को विकृत कर देते हैं, एंजाइम संदमक कहलाते हैं। इसके कारण से एंजाइम की क्रियाशीलता संदमित होती है यानी घट जाती है। इन्हें एंजाइम विष भी कहा जाता है क्योंकि कई बार जो है वो एंजाइम सक्रिय स्थलों को पूरी तरह से नष्ट ही कर देते हैं। अब यहाँ पर इस आधार पर देखें कि ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों को कैसे ढकते हैं या कैसे बदलते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता को कैसे कम करते हैं, संदमन का इनका प्रभाव कैसा पड़ता है, उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो कहलाते हैं प्रतिस्पर्धी संदमक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो इनको कहा जाता है। ये प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं, किसके साथ है, क्रियाकारक के साथ। ऐसे जो संदमक अणु हैं उनकी संरचना क्रियाकारक के समान होती है, तो क्रियाकारक के समान संरचना वो प्रदर्शित करते हैं। और क्रियाकारक के समान संरचना, जैसे मान लें क्रियाकारक अणु जो है उसकी संरचना तो इस प्रकार की है, ये है, और इसका प्रतिस्पर्धी संदमक जो है वो इस प्रकार की संरचना बनाता है, जिसमें एक स्थल जो है, एक स्थल क्रियाकारकों से जुड़ने वाला स्थल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिस्पर्धी संदमक कहलाएगा और क्रियाकारक के स्थान पर यह एंजाइम अणु के साथ जुड़ जाएगा, और एंजाइम अणु के साथ जुड़ने के कारण से सक्रिय स्थल जो है वो भर जाएंगे और क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। ऐसे संदमक को हम प्रतिस्पर्धी संदमक कहेंगे। तो प्रतिस्पर्धी संदमक जो होते हैं उनकी संरचना क्रियाकारक अणु के समान होती है, इसलिए क्रियाकारक के स्थान पर वो संदमक अणु एंजाइम से के सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं और उन्हें ढक लेते हैं, जिसके कारण से उनकी क्रियाशीलता में कमी आती है। जैसे एक एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एक उदाहरण यदि हम देखें तो मेलोनिक अम्ल, एक क्रिया में मेलोनिक अम्ल की क्रिया को प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है, वहां पर उस मेलोनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी संदमक जो है वो सक्सिनिक अम्ल होता है। तो सक्सिनिक अम्ल के अणु यदि उपस्थित हों तो वे प्रतिस्पर्धी संदमक का काम करेंगे, और मेलोनिक अम्ल के साथ में सक्सिनिक अम्ल उपस्थित होने पर वो एंजाइम के साथ में जुड़ जाएंगे। इसलिए मेलोनिक अम्ल के जुड़ने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, जिसके कारण से क्रियाशीलता जो है उसमें कमी आएगी। तो ये प्रतिस्पर्धी संदमक अणु होंगे।
दूसरे जो हैं वो हैं अप्रतिस्पर्धी संदमक अणु। अप्रतिस्पर्धी संदमक जो हैं उनकी संरचना क्रियाकारकों की संरचना से भिन्न होती है या क्रियाकारकों की संरचना से अलग होती है। तो फिर ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कैसे करते हैं? क्योंकि ये इस प्रकार के अप्रतिस्पर्धी संदमक अणु जो है वो एंजाइम के साथ में जुड़ते हैं और एंजाइम के साथ में जुड़कर उनके ऊपर जो सक्रिय स्थल पाए जाते हैं उन सक्रिय स्थलों को ये बिगाड़ देते हैं या सक्रिय स्थलों को नष्ट कर देते हैं, और सक्रिय स्थल नहीं रहे तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो भी इसके कारण से घट जाएगी। इन्हें प्रतिस्पर्धी संदमक अप्रतिस्पर्धी संदमक जो है उन्हें एंजाइम विष भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एंजाइम को नष्ट ही कर देते हैं। प्रतिस्पर्धी संदमक कम से कम एंजाइम को नष्ट नहीं करते हैं, बस वो तो क्रियाकारक के जुड़ने के लिए जगह नहीं छोड़ते। ये क्या करेंगे? एंजाइम के सक्रिय स्थलों को ही नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से एंजाइम ही खत्म हो जाते हैं। कोई भी जहर वगैरह जो हमारे शरीर में जाता है और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो सामान्यतः एंजाइमों को ही प्रभावित करते हैं, और उसके कारण से शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं वो रुक जाती हैं और उससे कोशिका की या जीव की मृत्यु हो जाती है। जैसे एक तीव्रतम जहर जो है वो होता है साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। ये जैसे ही शरीर में जाता है, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम जो हैं उनके लिए विष का काम करता है और श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइमों को ये नष्ट कर देता है, और उसके कारण से श्वसन एंजाइम खत्म हो जाते हैं, जिससे जीव जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 6 कारक जो है वो हमने पढ़े। इनमें खास तौर से महत्वपूर्ण एग्जाम के लिहाज से है वो है एंजाइम संदमक या विष, जो 2 तरह के होते हैं, प्रतिस्पर्धी संदमक और अप्रतिस्पर्धी संदमक। एंजाइम क्रियाशीलता को संदमित करते हैं। कैसे? क्योंकि एंजाइम के ऊपर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों की संख्या को कम कर देते हैं। कैसे? या तो क्रियाकारक के समान होने के कारण से उन सक्रिय स्थलों को ढक देते हैं, या क्रियाकारक के साथ जुड़कर उसके सक्रिय स्थलों को नष्ट ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 कारक एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो हम पढ़ें, वो है एंजाइमों का नामकरण। तो आगे अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं, वो है एंजाइमों का नामकरण। अब एंजाइमों के नामकरण में यदि देखा जाए तो एक सामान्य पद्धति जो एंजाइमों के नामकरण की है, उसमें सामान्यतः जब भी एंजाइम का नाम लिखा जाता है तो उनके आगे एक अनुलग्न जो है अनुलग्न जो है वो लगा दिया जाता है, या सफिक्स जो है वो लगा दिया जाता है। यानी वो नाम जो बाद में जुड़ता है या नाम का वो हिस्सा जो मुख्य नाम के बाद जोड़ा जाता है, और इनमें ये अनुलग्न जो है वो लगाते हैं एस, जिसको हिंदी में हम एज लिखते हैं। तो लास्ट में ज्यादातर यदि हम एंजाइमों के नाम वगैरह पढ़ें या सुने तो उनमें एज की ध्वनि जो है वो आती है, क्योंकि उनके आगे अनुलग्न एज लगाते हैं। अब ये अनुलग्न एज जो है वो किसके साथ लगाया जाता है? या तो उस क्रियाकारक के नाम के साथ में एज जोड़ा जाता है जिसको वो एंजाइम प्रभावित करता है, या फिर उस क्रिया के साथ जिसको वो प्रभावित करता है। यानी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित या एंजाइम के द्वारा प्रभावित होने वाला जो क्रियाकारक है या जो अभिक्रिया है उसके नाम के साथ में एज जोड़कर एंजाइम का नाम लिखा जाता है। अब इसके मुख्य रूप से नामकरण के 2 आधार होते हैं, या तो क्रियाधार, क्रियाधार जो क्रिया का आधार है, क्रियाकारकों को या अभिकारकों को ही कहते हैं क्रियाधार। तो क्रियाधार अणु के साथ या अणु के आधार पर जो है वो इनको नाम दिया जाता है। जैसे उदाहरणों से हम देखें तो ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो क्रियाधार है, और ये सुक्रोज का अपघटन करने वाला जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज पर कार्य कर रहा है, इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है सुक्रेज। तो सुक्रेज के रूप में इसे लिखा जाता है। या इसी तरह से और कई सारे एंजाइम देखें, जैसे माल्टेज माल्टोज पर कार्य करता है इसलिए, लाइपेज लिपिड पर कार्य करता है इसलिए, राइबोन्यूक्लिएज राइबोन्यूक्लिक अम्ल पर काम करता है इसलिए, एटीपेज एटीपी पर। इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। वो क्रियाधार अणु के आधार पर नाम दिए जाते हैं। और दूसरा जो है वो है अभिक्रिया के आधार पर। जिस जीव रासायनिक अभिक्रिया को ये प्रभावित करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं उसके आधार पर भी एंजाइम का नाम लिखा जाता है। अब इसमें भी हम उदाहरण देखें तो कई सारे उदाहरणों एंजाइमों के नाम जो है वो इस आधार पर दिए गए हैं। जैसे एक एंजाइम हम देखें कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक पर जोड़ने का काम करता है, वो कार्बोक्सिलेज हो गया। तो कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाला एंजाइम या उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम ऑक्सीडेज। रिडक्शन को प्रभावित करने वाला रिडक्टेज। इस तरह से कई सारे ये एंजाइमों के जो नामकरण किए जाते हैं वो उस अभिक्रिया के आधार पर किए जाते हैं। कई बार जो है वो दोनों आधार पर, कई एंजाइमों का नाम दोनों आधार पर एक साथ भी लिखते हैं। दोनों आधार पर जैसे हम एक उदाहरण देखें, एल ग्लूटेमेट या एल ग्लूटेमिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लूटेमेट को ग्लूटेमिक अम्ल भी कहा जाएगा। एल ग्लूटेमिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें यदि देखें तो दो नाम जो हैं, इस एंजाइम का जो नाम है दोनों आधार पर रखा गया है। ये ग्लूटेमिक अम्ल पर काम करता है, इसलिए ये ग्लूटेमिक अम्ल नाम भी दिया गया। और अभिक्रिया जो है वो कौन सी प्रदर्शित करता है, डिहाइड्रोक्सिलेशन, तो इसलिए इसे डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, या डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया को ये उत्प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम लिखा गया एल ग्लूटेमिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें एक जो शब्द है या एक नाम जो है वो क्रियाधार के आधार पर है और एक जो है वो क्रिया के आधार पर है। तो दोनों आधार पर इनका नाम है जो है वो लिखा जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ जो है IUB जो है, उसके अनुसार इनका नामकरण जो किया जाता है उसमें कई एंजाइम जो हैं उनके नाम इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि उस अभिक्रिया, उस एंजाइम के नाम से उस अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्रियाधार वो कौन सी अभिक्रिया है वो, और उसमें अभिक्रिया में वो क्या कार्य करता है, उन सब के नाम जो हैं या उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो एक साथ प्रदर्शित हो जाती हैं। जैसे एक एंजाइम की हम बात करें, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो सामान्य नाम है एक एंजाइम का जो सामान्यतः हेक्सोज शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह पर काम करता है और एटीपी अणु के आधार, एटीपी अणु का निर्माण जो है उसमें ये भाग लेता है। इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम का सही नाम जो है वो है ATP6 हेक्सोजे फोस्फोट्रांसफेरेजेज। तो इसके अंदर यदि देखा जाए तो ये इतना लंबा जो नाम दिया गया है, इस नाम से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसको देखें। ये ATP और 6 हेक्सोज, यहाँ पर 6 ग्लूकोज भी हो सकता है, 6 फ्रक्टोज भी हो सकता है, दोनों हेक्सोज श्रृंखलाएं शर्कराएं होती हैं। तो ATP और 6 हेक्सोज जो है वो तो यहाँ पर है क्रियाकारक। हेक्सोज में भी ये छठे कार्बन पर पाया जाने वाला जो फॉस्फेट समूह है, उस फॉस्फेट समूह को हटाने का या उसके साथ में फॉस्फेट समूह को जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गया फोस्फोट्रांसफेरेजेज, ये फॉस्फो का ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट समूह जो है उसका ट्रांसफर करता है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि ATP अणु से एक फॉस्फेट समूह को हटाकर हेक्सोज शर्करा के छठे कार्बन पर ये ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट समूह का, जिससे 6 फॉस्फोहेक्सोज या 6 फॉस्फोग्लूकोज फ्रक्टोज शर्कराओं का निर्माण होता है। इस तरह से इस नाम से कई सारी जानकारियां जो वो मिल जाती हैं, लेकिन इस तरह के नाम जटिल होते हैं, इसलिए ये पूरा नाम लिखने के बजाय सामान्यतः क्या लिखते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम ही दे दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए तो एक एंजाइम का वास्तविक रूप से जो नियमानुसार नाम लिखा जाता है, पूर्ण नाम, उससे हमें जिन क्रियाकारकों पर वो अपना प्रभाव दर्शा रहा है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, और जिस क्रिया को वो उत्प्रेरित कर रहा है उसकी भी जानकारी इसके आधार पर मिल जाती है। लेकिन बस सामान्य सा ध्यान में रख लें कि एक एंजाइम अणु का नाम जो है उसमें आगे अनुलग्न जो है या प्रत्यय जो है वो क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं, और दो नाम पर ये दो आधार पर ये नाम दिया जाता है, क्रियाधार अणु के आधार पर और अभिक्रिया जिसे एंजाइम उत्प्रेरित करता है उसके आधार पर। तो आज की क्लास में ये दो छोटे टॉपिक एंजाइम के संदर्भ में जो हैं वो हमने पढ़े। आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद में दो टॉपिक जो और रह गए हैं, एक एंजाइम की क्रियाशीलता या एंजाइम अणु की क्रिया विधि वो हम कल पढ़ेंगे, और एंजाइमों का वर्गीकरण जो किया जाता है क्रियाशीलता के आधार पर उसके बारे में हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।